बचपन में हम सभी लोगों ने तोता मैना की कहानी सुन रखी थी। उस तोता मैना की कहानी में जो कहानी का किरदार होता है, नायक या नायिका होती है, उसकी जान एक तोते में बसी रहती है। तोते को जब भी कोई परेशानी होती थी तो वह व्यक्ति, नायक या नायिका, परेशान हो जाता था। आज के समय में हमारे देश में भी ऐसे कुछ नेता, कुछ ऐसे उद्योगपति होते हैं जिनकी जान सीबीआई और ईडी नामक तोता और मैना में बसी होती है। यानी कि जब भी सीबीआई और ईडी हरकत में आते हैं तो वो उन व्यक्तियों को परेशानी हो जाती है और सरकार इसका लाभ भी उठाती है और लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है, क्योंकि अगर बुरे काम करने वाले व्यक्ति परेशान नहीं होंगे तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। लेकिन जो विपक्ष का ये आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार इनका गलत उपयोग कर रही है, तो आज के इस वीडियो सेशन में हम यही बात करेंगे कि वास्तव में सरकार की मजबूरी है या कोई राजनीति है। तो हमारी दो सरकारी संस्थाएं हैं, एक है प्रवर्तन निदेशालय ईडी और दूसरा है सीबीआई, जिसको कि उच्चतम न्यायालय ने पहले ही पिंजरे का तोता की उपाधि दे रखी है। तो सीबीआई और ईडी में जो प्रतियोगी छात्र ध्यान रखेंगे, इनमें जो कर्मचारी आते हैं या जो बड़े लेवल, इंस्पेक्टर लेवल का रैंक होते हैं, इस सीजीएल के थ्रू आते हैं। एसएससी कर्मचारी चयन आयोग की जो स्नातक स्तरीय परीक्षा होती है उससे आते हैं, और उससे बड़े जो अधिकारी होते हैं वो यूपीएससी द्वारा चयनित होकर के आते हैं। तो सीबीआई और ईडी की बात होगी। आज हम इनकी बात करते हैं जो सरकार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। इस आरोप में आप देखेंगे सीबीआई और ईडी की बात करते हैं। ईडी द्वारा दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले, तो ये 200 के आसपास चल रहा है और ये मामला था 2018-19 तक। सही है, इतना होता ही है। सरकारी संस्थाएं अपने हरकत में होनी भी चाहिए, बुरे काम करने वालों पर लगाम लगता है। लेकिन अचानक देश में, अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो अचानक देश में इतनी ज्यादा अराजकता फैल जाती है कि ये 6 गुना अचानक बढ़ जाती है। यानी कि जो रिपोर्ट होती है 2018-19 तक यह मात्र 200 के आसपास थी और यही 2022 में 1200 के आसपास पहुंच जाती है। यही है मेन बौखलाहट का कारण और यही है आरोप कि यह वाकई में मजबूरी नहीं, यह राजनीति है। जो इसके जो मेन राजनीति का जो कारण बन रहा है, और राजनीति के कारण भी आप देखेंगे, बंगाल के एसएससी घोटाले में अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से 52 करोड़ रुपए कैश पकड़े गए था, 111 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई। संजय राउत महाराष्ट्र के शिवसेना के बहुत बड़े नेता हैं, उनके घर रेड किया गया और 8 घंटे से भी ज्यादा रेड जारी गई। पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में दर्जन भर से अधिक ठिकानों पर छापे मारे गए। तो यह उन्हीं लोगों को टारगेट किया गया है जो कि सरकार के विरोध में थे, सरकार के विपक्ष में थे। तो यानी कि जो 200 से 1200 तक मामला पहुंच गया था, 200 से 1200 तक जो मामला पहुंचा था, ये यही कारण है। यानी कि इन 1200 में जो पहुंच गया था, इसमें लगभग 1100 वही व्यक्ति हैं जो राजनीतिक तौर पर सरकार के विरोधी हैं, वो चाहे उद्योगपति हो चाहे कोई राजनीतिक नेता हो। तो विपक्ष का यही आरोप है कि सरकार इन मामले में इन लोकतंत्र की, इन संवैधानिक संस्थानों का गलत उपयोग कर रही है और हमारे नेताओं, विपक्ष के नेताओं पर यह दबाव बना करके अपने खिलाफ न बोलने की बात कर रही है। अब हम ईडी की बात करते हैं। तो जो भी देश में बहुत बड़े पैसे की लेन देन होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, पैसे का इधर उधर होता है, तो उसकी जिम्मेदारी ईडी की होती है। इसके द्वारा आय से अधिक संपत्ति के जांच और पूछताछ के भी कार्य किए जाते हैं। तो आय से अधिक संपत्ति की बात करते हैं तो आज के डेट में कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा जिसके पास अपने आय से अधिक संपत्ति नहीं होगी। यही होता है मुख्य इनकी हरकत में आने के पीछे, चाहे संजय राउत हो, चाहे शिबू सोरेन हो, चाहे जो भी नेता, चाहे भाजपा का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, उनके पास इतने पैसे हैं कि सीबीआई और ईडी हरकत में आते हैं और सरकार को यह मौका मिल जाता है कि उनको अपने शिकंजे में कस सके। तो हम बात करते हैं ईडी की स्थापना की। तो जो ईडी की स्थापना हुई थी, यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन एक राजस्व के संग्रहण के रूप में की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रवर्तन निदेशालय, इसके प्रमुख 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता तथा दिल्ली, जिसके विशेष प्रवर्तक प्रमुख होते हैं। जो इसका मेन होता है, ईडी का प्रमुख होता है, जो दिल्ली में बैठता है, इन सबको होल्ड करता है और इन सब में एक सहायक होते हैं। जब ईडी की स्थापना हुई थी 1 मई 1956 को हुई थी इसकी स्थापना, और उस समय ये फेरा एक अधिनियम होता था, उसके तहत रेगुलेट किया जाता था, जिसका था कि विनिमय नियंत्रण विधियों को उल्लंघन को रोकने के लिए जो भी विनिमय अधिनियम होता है उसको रोकने किया था। और इसका जो गठित की गई थी, इसमें आरबीआई तक पुलिस निरीक्षकों की, आरबीआई का एक अधिकारी होता था और पुलिस निरीक्षकों की एक टीम गठित की गई थी जिसके द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता था। लेकिन उसके बाद
वर्ष 1957 में इसको प्रवर्तन निदेशालय का नाम दिया गया, यानी कि जो इसको ईडी का नाम दिया गया है ये 1957 में दिया गया था और मद्रास में इसकी एक नई शाखा खोली गई। समय बदलता गया, आने वाले समय में 1960 में आता है और इस निदेशालय को प्रशासनिक नियंत्रण आर्थिक कार्य मंत्रालय से राजस्व विभाग के हस्तांतरित कर दिया गया, यानी अब इसको प्रशासनिक नियंत्रण मंत्रालय से राजस्व विभाग के लिए हस्तांतरित कर दिया गया और यह एक राजस्व हासिल करने का एक स्रोत बन जाता है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती है, आगे की बात करते हैं। जब उदारीकरणों का दौर चालू होता है तो उस समय फेरा को के बाद समाप्त हो जाता है और 2000 से इसके स्थान पर एक नई विधि फेमा लागू की जाती है, जिसका फेमा का गठन 1999 में किया गया था। इस फेमा के तहत इसको रेगुलेट किया जाता है, यानी कि ईडी का जो रेगुलेशन होता है अभी भी एक राजस्व विभाग के रूप में होता है और फेमा के तहत किया जाता है। ईडी की बात करते हैं, यह प्रवर्तन निदेशालय एक जांच एजेंसी है। यह एजेंसी केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जब राजस्व की बात करेंगे तो वित्त मंत्रालय की ही बात करेंगे और इसके द्वारा भारत के नागरिकों की विदेशी संपत्ति, जो भारत का नागरिक हो अगर उसकी विदेश में भी संपत्ति है तो उसके धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग के केस की भी जांच की जाती थी। जो भी गौतम अडानी का मामला था उसमें भी इसके जांच के जो किए जा रहे थे इनसे जांच कराई जाए। यह किसी व्यक्ति के द्वारा गैर कानूनी रूप से धन को किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, जो कि गौतम अडानी के मामले में हुआ था, तो इसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी करता है। यानी कि जो भी कंपनी में इन्वेस्ट होता है उसकी जांच ईडी के द्वारा करवाई जा सकती है और आय से अधिक संपत्ति है तो उसकी भी जांच ईडी के द्वारा करवाई जा सकती है। अब हम बात करते हैं जो हमारा तोता है, तोता की बात करते हैं तो तोता सीबीआई कहा गया है। उच्चतम न्यायालय ने भी सीबीआई को तोता कहा है। सीबीआई पिंजरे का तोता है, यानी कि जो भी सत्तासीन होगा इनका दुरुपयोग की संभावना बढ़ी ही रहती है और डिपेंड ये करता है कि कौन कितना दुरुपयोग कर सकता है। तो सीबीआई की बात करते हैं तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। यह एक आपराधिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के मामलों की जांच के लिए लगाई जाती है। देश के अंतर्गत अगर कोई घटना होती है, किसी नेता का मर्डर हो जाता है या कोई घोटाला होता है, जो बड़े बड़े पैमाने होते हैं उसकी जांच के लिए सीबीआई को लगाई जाती है। लेकिन आजकल सीबीआई का स्तर काफी नीचे गिर गया है। काफी छोटे मोटे मर्डर के लिए भी सीबीआई की मांग की जाती है और सीबीआई जांच करती है और सीबीआई की जांच को भी आजकल निष्पक्ष नहीं माना जाता है। यहां तक कि बलात्कार और चोरी जैसे केस के लिए भी सीबीआई को बुलाया जाता है, वहां पर भी सीबीआई निष्पक्ष रूप से जांच नहीं कर पाती है, ऐसा आरोप लगाया गया है। यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन कार्य करती है। यद्यपि इसका संगठन फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से मिलता जुलता है, एफबीआई, जो कि अमेरिका की जांच एजेंसी है, लेकिन फिर भी यह उससे काफी अलग है। इसकी आधिकारिक एवं कार्यालय दिल्ली पुलिस के अंतर्गत है और दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत परिभाषित किया गया और उसी के तहत ये रेगुलेट किया जाता है। सीबीआई के बारे में बताएं, सीबीआई में जो भी इंस्पेक्टर लेवल की भर्ती होती है ये सीजीएल के माध्यम से होती है और जो हायर लेवल की भर्ती होती है वह यूपीएससी द्वारा चयनित होकर के परीक्षार्थी आते हैं। तो आप लोग उसमें आवेदन करके अगर भविष्य में आप सीबीआई इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, जो कि काफी क्रेज होता है लोगों का, तो उसमें आप आ सकते हैं। तो इस समय जो सीबीआई जो चर्चा का विषय बना हुआ है, ये चर्चा का विषय हुआ दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, जो कि आजकल जेल में बंद है, सीबीआई की हिरासत में है, इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके ऊपर शराब आवंटन संबंधित घोटाले के आरोप लगे हुए हैं, उसकी जांच के लिए सरकार, सीबीआई और ईडी दोनों इनके पीछे लगे हुए हैं। और यही नहीं, इससे पहले भी हमने आपको बताया कि झारखंड के और पश्चिम बंगाल के तथा अन्य तमाम ऐसे नेता जो कि सरकार के विपक्ष में, उनके ऊपर सीबीआई और ईडी के छापे मारे जा रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भी ऐसे कई उद्योगपतियों के घर ईडी और इनकम टैक्स के छापे मारे गए थे, जो कि सरकार के विपरीत अपना विचार व्यक्त कर रहे थे। तो वास्तव में अभी तो हम तोता मैना की कहानी बता रहे हैं, ऐसे और भी दो चार पंछी हैं, जैसे सीबीआई हो गए, पुलिस मंत्रालय हो गए, जो कि लोकतंत्र के हैं तो हथियार, लेकिन अगर इनका सदुपयोग किया जाए तो यह बहुत ही विकासशील होंगे, अगर दुरुपयोग किया जाए तो विनाशशील होंगे। क्योंकि जब अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का खोज किया था तो उनको यह नहीं पता था कि डायनामाइट से इतना अधिक विनाश भी हो सकता था। अपनी इस खोज से इतने ज्यादा दुखी हुए थे, उन्होंने सारी संपत्ति अपनी दान कर दी और उन्हीं संपत्ति के दान से एक ट्रस्ट बनाया गया, जो कि आज विश्व में सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। तो ये संवैधानिक संस्था है, सरकारी संस्था है, जो कि लोकतंत्र की
लोकतंत्र की रक्षा के लिए और जनता के कल्याण के लिए बनाई गई हैं। अगर इनका सदुपयोग किया जाए तो, दुरुपयोग किया जाए तो यह केवल व्यक्तिगत हित का बनकर रह जाएंगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेगा, तो अधिक से शेयर करेगा। धन्यवाद।